हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव एज। जैसा कि आपको पता होगा कि एनआईएफटी, निफ्ट और यूसीड दोनों के एग्जाम जो हैं अब आने वाले हैं। अब दोनों मोस्ट टारगेटेड एग्जाम्स में से हैं। आपको भी पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब कुछ ही दिन शेष हैं एग्जाम होने में। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजाइज करना चाहिए चीज़ों को लेके, कहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पैनिक नहीं होना चाहिए और कहाँ पैनिक होना भी चाहिए। तो आइए देखते हैं, थोड़ा चीज़ों को समझते हैं, थोड़ा स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन हो जाए जिसपे मैं ये एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ को लेके, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब लास्ट टाइम में क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड समय बचा हुआ है। इस लिमिटेड समय में हम किस तरह से चीज़ों को यूटिलाइज करें एंड प्लस मार्क्स को गेन कर सकें, हमेशा कूल माइंड अपने आप को रखिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर दोनों एग्जाम की मैं बात करूं तो दोनों एग्जाम नियर अबाउट अगर देखा जाए तो मैक्सिमम पोर्शन इनके बीच में कैसा होता है, बिल्कुल सेम होता है। अच्छा, तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि सिंगल प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है दोनों ही एग्जाम को लेके, क्योंकि दोनों ही एग्जाम एक ही चीज पे फोकस्ड हैं। कैसे एग्जाम है? डिजाइन एग्जाम है दोनों ही, चाहे वो एनआईएफटी की बात करूं चाहे वो यूसीड की बात करूं, दोनों ही डिजाइन एग्जाम्स हैं, है ना। अब इन पे काम करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको दोनों को साथ लेके चलना चाहिए, पैरेलली आप लेके चल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप अपना एक्स्ट्रा समय, अगर आप ये सोचेंगे कि पहले एनआईएफटी पूरा करते हैं फिर यूसीड पूरा करते हैं, या पहले यूसीड पूरा करते हैं क्योंकि एग्जाम आने वाला है यूसीड का, एंड देन फिर एनआईएफटी को फॉलो करते हैं, तो दोनों ही चीजों में कहीं ना कहीं ऐसा आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिल सकता है कि पहले आप एक को टारगेट करें फिर एक को करें। तो कई पार्ट जो है दोनों के सेम है, बट फिर भी आप उनको डुअल टाइम एलोकेट कर रहे हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमें टाइम सेव करना है। तो टाइम सेविंग जो है ये सबसे पहली चीज है। उसके अलावा अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करके रखें। अपने दिमाग में जो एक स्ट्रेस्ड माइंड हो चुका है आपका, चारों तरफ से परेशानी, 10 चीजें सोचना, 10 चीजें दिमाग में आना, उस चीज को जो है कम करना होगा आपको। खुद को एक भरोसा दिलाना होगा कि हमने साल भर पढ़ाई की है, तो कहीं ना कहीं अब उसका जिस्ट जो है वो आपको देना होगा सामने एग्जाम के अंदर। कुछ नहीं, जो पिछले साल, एक साल के अंदर आप कह सकते हैं कि जो आपने फोकस करके पढ़ाई की है, उसी पे तो आगे आपको बताना है कि आपने कितनी क्या पढ़ाई की है। तो इसीलिए स्ट्रेस क्या लेना उस चीज का, कि साल भर जो आपने किया है, जो प्रैक्टिस में लाया है, वही चीज आपको अब काम में आने वाली है। नेक्स्ट, रिजल्ट को अगर मैक्सिमाइज करना है तो ये ऊपर के तीनों पॉइंट्स जो हैं ये आपको फॉलो करने जरूरी है। ठीक है। तो मैक्सिमाइज करना है अगर अपने रिजल्ट को, तो ये तो इन सब के ऊपर बेस्ड मैं आपको बताने वाला हूं कि कहाँ से कैसे शुरू करना है, क्या चीजें करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका जो सिलेबस है दोनों ही एग्जाम का 60 से 70%, जैसा अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था ना कि 60 to 70%, नियर अबाउट 70% इनका ओवरलैप होता है, एक जैसा है। तो एक जैसा सिलेबस है तो दोनों के लिए अलग अलग क्यों स्ट्रेटेजी बनाना? उतने सिलेबस की एक सिंगल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि उतने ही जो 70 मार्क्स का है तो वो एटलीस्ट स्कोरिंग हो, दोनों तरफ हम एक स्ट्रेटेजी के साथ जाएं। तो वो हमारे लिए स्कोरिंग भी होगा प्लस टाइम सेविंग होगा। मेन होता है टाइम सेविंग, कितना टाइम सेव कर पाएंगे उतना बेटर आप रिजल्ट दे पाएंगे। नेक्स्ट, सिमिलर स्किल्स जो इसके अंदर होती हैं, टेस्ट की जा सकती है, जैसे क्रिएटिविटी है, तो क्रिएटिविटी दोनों के अंदर होना जरूरी है आपकी। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन दोनों में लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यूसी में थोड़ा अलग हम चले जाएं, एनआईएफटी में थोड़ा अलग चले जाएं। नहीं, दोनों में आपकी ऑब्जर्वेटरी स्किल्स जो होती हैं वो चेक होती हैं। नेक्स्ट, विजुअलाइजेशन, आप देखेंगे कई तरह के ऐसे क्वेश्चन आपको एनआईएफटी में भी मिलेंगे और यूसीड में तो और भी ज्यादा मिलेंगे, जो पूरा विजुअलाइजेशन के ऊपर डिपेंड है। और डिजाइनिंग, डिजाइनिंग पार्ट जो है ये भी स्ट्रांग होना इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों पे फोकस करना। उसके बाद जो 11th 12th वाले हैं उनके लिए अगर बात करें तो उनके लिए भी एक कह सकते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि 11th 12th से ही प्रिपरेशन शुरू कर दें तो आगे चल के और बेटर सिचुएशन पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी जो चल रहे हैं, अभी लोग जो हैं, जो प्रेजेंट में एग्जाम देने वाले हैं, अभी कुछ समय में एग्जाम होगा, मुश्किल से बहुत ही कम समय ऐसा बचा हुआ है जिसपे
वो वापस से चीजों को फोकस करके और रिवीजन, बट ये है कि किया जा सकता है, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, की जा सकती है, अभी हम बात करेंगे उसकी। तो यूसीड और नेफ्ट अगर इनमें कंपैरिजन मैं करूं, तो यूसीड जो है ये कंडक्ट कराता है आईआईटी बॉम्बे, ऑब्वियस सी बात है आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करा रहा है, तो उसका स्टैंडर्ड आप समझ सकते हैं क्या होगा, जेई एग्जाम वगैरह आपने सुना ही होगा कि आईआईटीज ही कंडक्ट कराते हैं, तो वहाँ उनका लेवल कैसा होता है, तो सेम वही यूसीड के साथ भी है। यूसीड में कितना ज्यादा विजुअलाइजेशन चेक किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं उसके अलावा, तो ये फोकस करते हैं प्रोडक्ट थिंकिंग पे, लॉजिक और स्केचिंग पे इनका फोकस ज्यादा होता है। कैट, नेट और एमएसक्यू, ये तीन ऐसे पार्ट हैं जो बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, और इन पे तीनों पे बराबर आपको फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एनआईएफटी की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, तो इसकी बात करूं अगर, तो ये कंडक्ट कराता है एनटीए। आप एनटीए का नाम सुना होगा आपने, कि इंडिया के बड़े बड़े एग्जाम्स कंडक्ट कराने में एनटीए का रोल है। तो यहाँ पे ये किस पे फोकस करते हैं, ये भी फोकस करते हैं क्रिएटिविटी पे, फैशन अवेयरनेस पे ये फोकस करते हैं, जो कि ये थोड़ा सा ऊपर, अगर देखा जाए यूसीट से तो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, और जीके पे ये फोकस करते हैं। उसके अलावा गैट इसमें भी होता है, कैट होता है, और सिचुएशन टेस्ट होता है इसमें एक, जो बिल्कुल डिफरेंट जाएगा, सिचुएशन टेस्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या होती है, कॉमन क्या होता है, तो विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन, ऑब्वियस सी बात है, दोनों में ही इन दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है क्रिएटिव, देखिए जो नॉर्मल है, कोई क्वेश्चन मिला उसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, ये आदमी तो हर कोई कर सकता है, कोई भी कर सकता है, ड्राइंग भी बनाने को दे दो कुछ ना कुछ तो बना ही देगा। लेकिन उसमें आपकी क्रिएटिविटी छिपी हुई है, वो आपको निखार कर सामने लेके आनी है, जिसे अगला आदमी समझ पाए कि आप कितने क्रिएटिव, आपका माइंड कितना क्रिएटिव है, आप सोच किस स्तर पे सोच सकते हो, क्या लेवल है आपकी थिंकिंग का, वो आपका पता चलता है क्रिएटिव ड्राइंग से। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन एंड डिटेलिंग। ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेटरी है आपकी, क्या माइंड से सोचते हैं आप, जो देखते हैं उसके हिसाब से आपका माइंड कैसा रिएक्शंस देता है, तो उनके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं कि आप पूरा ऑब्जर्व करके और फिर पर्टिकुलरली आंसर कर पाए। बेसिक स्केचिंग स्किल्स, स्केचिंग स्किल्स आपकी ड्राइंग वगैरह जो पार्ट होता है उसके अंदर आपकी स्केचिंग, ड्राइंग डिजाइनिंग पार्ट जो होता है, उसमें स्केचिंग स्किल्स आपकी चेक की जाती है कि आप कैसे, क्योंकि स्केच करना भी कोई आसान काम नहीं है। नॉर्मल तो मैंने कहा ना, ड्राइंग बनाने को मेरे को ही कह दो, अभी ये खटाखट बना दिया मैंने, ठीक है, लेकिन उतना परफेक्शन होगा क्या जो एक पर्टिकुलर स्केचिंग करने वाले में होना चाहिए। थिंकिंग भी होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन ऐसा होना चाहिए कि अगर एक लाइन भी मैं ऐसे बना के दे दूं, तो उससे वो कोई नई चीज बना के मेरे सामने रख दे। कई बार मीम्स भी चलते हैं, आप लोग देखते होंगे कि कोई बैठा रहता है आदमी, ऐसा एक आदमी आया और सीधा स्केच करके फिर उनके सामने ऐसा दिखा देता है, सामने वाला खुश हो जाता है, तो ऐसा भी होता है। तो ये चीजें जो है ये क्या है, ये स्किल्स हैं, तो ये स्किल्स चेक की जाती हैं। नेक्स्ट, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग की लॉजिक्स आप कितने बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू चेक किए जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा है, ये सारी चीजें जो है ये कॉमन स्किल्स हैं दोनों ही एग्जाम के अंदर। सब्जेक्ट जो ओवरलैप करते हैं, तो अगर देखा जाए तो पर्सपेक्टिव एंड 3D फॉर्म्स जो होते हैं, ये दोनों में कॉमन मिलेंगे आपको। नेक्स्ट, लाइट एंड शेडो, ह्यूमन फिगर्स, मेनली जो बेसिक पार्ट है इसका वो। डिजाइन एप्टीट्यूड हो गया, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग, ये वो टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल कॉमन मिलेंगे आपको दोनों ही एग्जाम के दौरान, जो कि आपकी हेल्प करेंगे टाइम सेविंग के लिए। यूसीड के लिए क्या एक्स्ट्रा आपको फॉलो करना है, जो कॉमन पार्ट है वो तो फॉलो करना ही है, उसके साथ एक्स्ट्रा पार्ट ऐसा क्या आपको अटैच करके उसके साथ फॉलो करना है। तो एक चीज आती है इसके अंदर, एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग। एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग, जहां पे क्वेश्चन आपके सामने होगा, चीजें आपके सामने होंगी, उसको देख के आपको एनालाइज करना है, और फिर उसका आंसर आपको लॉजिक से अपने बनाना है कि क्या होना चाहिए। ऑप्शंस आपके पास ऑब्वियसली अवेलेबल रहेंगे, तो ऐसी कंडीशन में तो एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग हो गई। नेक्स्ट, ज्योमेट्री बेस्ड विजुअलाइजेशन क्वेश्चन होते हैं। ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस ऐसे वाले नहीं कि सीधे एरिया निकाल के बस रख दिया, नहीं, उसमें विजुअलाइजेशन प्रॉपर लगता है कि इसको विजुअलाइज कर रहे हैं, इसको किसी को मूवमेंट में ला रहे हैं, किसी को एक्सेस में घुमा रहे हैं, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, तो ये आते हैं आपके यूसीड के अंदर। नेक्स्ट, एनएटी और एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन रहते हैं। अगर देखें तो मल्टीपल चॉइस, एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस हो सकती है आंसर्स की, सिंगल चॉइस भी हो सकती है,
तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, डिजाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। डिजाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है, ये इसके अंदर बिल्कुल अलग होती है एज कंपेयर टू एनआईएफटी एग्जाम। नेक्स्ट, टेक्निकल ऑब्जर्वेशन। टेक्निकल ऑब्जर्वेशन जो है कि आप किस तरह से देख सकते हैं। जैसे एक ऑब्जर्वेटरी ऐसा होता है कि जैसे एक दे दिया है आपको पुली घुमाने के लिए कि वो घूम रहा है सर्कल, एक क्रैम घूम रहा है, उसमें क्या है, टैप घुमाना है, कैसे घुमाना है, नट बोल्ट घुमाना है, कैसे घुमाना है, तो ये आपको मालूम। क्लॉकवाइज घूमने से क्या होता है, बंद होता है, खुलता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो टेक्निकल ऑब्जर्वेशंस। और ये तो मैं एक जनरल छोटी सी बात बता रहा था, ठीक है, इस पे ये मत सोच लेना कि यही बिल्कुल नहीं, ये छोटी सी बातें बता रहा हूँ। इनसे भी और बेहतरीन क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं। जैसे कोई दौड़ रहा है, जो अभी 2024-25 के अंदर पूछा गया है, कोई दौड़ रहा है तो उसकी सिचुएशन दी जाएगी। कोई कुछ बोल रहा है तो वो वर्ड्स दिए जाएंगे और उनके बोलने का सिचुएशंस दी जाएगी, मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस दिए जाएंगे। उससे आपको पहचानना है कि उनमें से कौन सा ऑप्शन वो बोल रहा है, मतलब कौन से वर्ड्स बोल रहा है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, आप मतलब अगर देखेंगे भी तो हमने ऑलरेडी इस पे भी डिस्कशन किया हुआ है, क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं जो पीवाईक्यूज हमने करवाए हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज एक्स्ट्रा फॉर एनआईएफटी। अब एनआईएफटी में ऐसी क्या चीज है जो बिल्कुल अलग है यूसीड से, जो आपको फॉलो करनी है। इसमें सबसे पहली चीज है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, इन पे ज्यादा फोकस करना है। फैशन इंडस्ट्री अवेयरनेस, ऑब्वियसली क्योंकि फैशन टेक्नोलॉजी का ये एग्जाम है, तो ऑब्वियसली फोकस करेगा फैशन इंडस्ट्री के ऊपर, सबसे ज्यादा फोकस करेगा। नेक्स्ट, मटेरियल नॉलेज, ये होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, सिचुएशन टेस्ट। सिचुएशन टेस्ट ये बेटर तरीके से आप कर सकें। और स्पीड एंड एक्यूरेसी इन जीएटी, जीएटी के स्पीड और एक्यूरेसी ये मैटर करेगी एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट, डेली स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए, अगर जो दोनों एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ऐसा क्या प्लान होना चाहिए जिससे ये प्रॉपरली दोनों ही एग्जाम को बराबर से टारगेट कर सकें और अच्छे कंफर्टेबल जोन में आ सकें। तो इसके लिए आप चाहें तो 30 मिनट्स की स्केचिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली। नेक्स्ट, 45 मिनट्स आप एप्टीट्यूड और रीजनिंग को जरूर दें, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट, क्रिएटिव क्वेश्चंस करने का प्रयास करें हमेशा। क्रिएटिव क्वेश्चंस पे हमेशा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, आपकी विजुअलाइजेशन और थिंकिंग जो है ये इंप्रूव होती है। नेक्स्ट, जीके फैशन अपडेट्स जो अभी प्रेजेंट में आ रहे हैं, इनके लिए डेली 15 मिनट तो आप निकालिए डेली। रीजन कि देखिए जो अपडेट्स आ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, अभी 6 महीने के, खासतौर से जब भी करंट अफेयर्स की बात करें और फैशन टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस की बात करें, तो हमेशा 6 मंथ का तो कम से कम लेके चला करो आप टारगेट। जो अभी एग्जाम होना है, एग्जाम से ठीक 15 दिन पहले तक का, प्लस 6 महीने का आप टारगेट करके तो चले ही चलें, कि 6 महीने का पिछला तो देखना ही है, और जो बड़ी अपडेट्स हैं उन पे तो बहुत ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट, 15 मिनट्स देने हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, अब यूसीट के जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो हमारे अगर पर्टिकुलरली यूट्यूब चैनल के अंदर देखेंगे तो शॉर्ट्स हमने इसीलिए डलवा रखे हैं उसके अंदर, जिसे क्या होगा कि कभी 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 ऐसा लगता है क्वेश्चन पेपर खोलना है फिर पढ़ना है, ये थोड़ा बोरिंग टाइप का। तो इससे क्या है कि शॉर्ट्स हमने इसीलिए डलवा रखे हैं कि यूसीट के जो क्वेश्चंस हैं वो पर्टिकुलरली आपको दिख जाएं, और आप उसके अकॉर्डिंग वहीं पे सॉल्यूशन भी आप देख लेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। नेक्स्ट, आपको क्या करना है, और मॉक टेस्ट देने हैं, क्योंकि अब एग्जाम पास आ गया है, तो सारी हमेशा तो पढ़ना अपनी जगह चलता रहेगा, लेकिन इसके अलावा मॉक टेस्ट देना जरूरी है। तब तो आप समझ पाएंगे कि कौन सा आपका वीकर सेक्शन है। नॉर्मली पढ़ते समय ये चीज पता नहीं चलती है, पढ़ते समय नहीं, पढ़ते समय जब आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा सब बनता है, सब बनता है। लेकिन जब मेनली मालूम कब पड़ता है, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं और टेस्ट के अंदर आपसे नहीं बनता है। टेस्ट ईमानदारी से देना है, तो टेस्ट के अंदर जब नहीं बनेगा तो आपको समझ में आएगा कि हमारा ये वीकर सेक्शन है, ये एरिया ऐसा है जहां पे मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि अब कम समय बचा है। तो कम समय जब बचा है तो ऐसी कंडीशन में उस एरिया को ही टारगेट करना है आपको, जो वीक एरिया है। जो ऑलरेडी बन रहा है उसी को बार बार सीखने का तो कोई मतलब नहीं है, जो बन रहा है वो तो बनेगा ही, बस उसको प्रैक्टिस में लिए रहना है साथ में। पर जो वीकर सेक्शन है उस पर अभी ध्यान देने की जरूरत है कि थोड़ा, क्योंकि देखिए स्कोर से ही सारी चीजें बदलेंगी। अगर स्कोर नहीं अच्छा है तो मतलब नहीं रहेगा। जो साल भर की मेहनत होती है ना, ये आखिरी के 15-20 दिन या महीने भर पहले पूरी खत्म हो जाती है। खत्म इसलिए हो जाती है क्योंकि इस एक महीने में अगर आपने मेहनत नहीं की तो नंबर आपके अच्छे नहीं आएंगे, तो साल भर आपका बेकार हो गया, वो मेहनत जो है आपकी बेकार होगी। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लास्ट टाइम है, समय जो है बहुत लिमिटेड है, तो उसमें आपको वीकर सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना है।
अटेम्प्ट करेंगे दोनों ही एग्जाम के मॉक टेस्ट जो हैं ये आपको अटेम्प्ट करने हैं। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके छोड़ नहीं देना है, उसमें क्या गलतियां हुई हैं, कौन से एरिया में वीकनेस है, पूरा एनालिसिस पर्टिकुलरली आपको करना है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि हम एनालिटिक वे में आंसर्स निकाल लेते हैं, लेकिन वो आंसर हमेशा परफेक्ट सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि वो वाले हमको आते नहीं है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि लॉजिक हम लगा देते हैं, लग जाता है। तो उन क्वेश्चन को भी देखना है, उनको भी देखना है। ऐसा नहीं उनको छोड़ देना कि चलो अभी तो बन गए हैं आगे भी बन ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। लॉजिक एक जगह हो सकता है, आपने कहीं कुछ अपने मन से बनाया हो, सेट हो गया हो, हर जगह आपके मन का लॉजिक सेट नहीं होगा। हाँ, प्रॉपर उसका लॉजिक अगर बना ही हुआ है, एक्सियम है कोई, फॉर्मूला है कोई, तो ऐसी चीजें हैं तो वो तो ठीक है, हमेशा सेटिस्फाइड है कि वो रहेंगी ही रहेंगी और परफेक्ट रहेंगी। लेकिन जहां पे आपने अपने मन से लॉजिक बनाया है तो वहां पे चेंजेस की जरूरत है। नेक्स्ट, टाइम योरसेल्फ स्ट्रिक्टली। अपने टाइम को परफेक्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करो कि आपने जो टाइम टेबल बनाया है वो परफेक्टली फॉलो हो रहा है। हाँ, अब ये भी नहीं है कि इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो कि 5-10 मिनट 20 मिनट कभी इधर उधर ना हो। नहीं, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, एज अ ह्यूमन बीइंग देखा जाए तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। बट ये है कि जो आपने बनाया है वो स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है कि हाँ हमने इतने का टारगेट बनाया तो वो हम करेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा टाइम का, चलेगा, बट हम वो पूरा करेंगे फिर भी। नेक्स्ट, एनालाइज मिस्टेक्स वीकली। अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको एनालाइज करें वीकली भी। और अगर हो सके तो मॉक टेस्ट अगर आप वीकली दे रहे हैं तो भी अच्छा है, अगर हर 3 दिन में दे रहे हैं तो भी अच्छा है। पर डे का तो ये है कि एग्जाम के 15 दिन पहले आप पर डे 1 हफ्ते तक लगातार मॉक ही मॉक देंगे तो उससे पता चलेगा क्या चीज अभी भी वीक पड़ रही है, फिर 2-4 दिन में उसको भी इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई वीकर सेक्शन। जो अभी मैं बोल रहा था कि वीक सेक्शन आइडेंटिफाई करना है। इम्प्रूव स्ट्रेटजी, नॉट जस्ट मार्क्स। देखो, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करो। सेम स्ट्रेटजी से अगर आप सोच रहे हो कि सब कुछ पढ़ लेंगे, सब कुछ नहीं, सब कोई नहीं पढ़ सकता। ये संसार के अंदर पढ़ाई एक सागर की तरह है, तो उसमें अगर आप सोचें कि पूरा सागर ही हम समेट लें तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आप स्ट्रेटेजाइज कीजिए कि हमें उन सेक्शंस पे ही 100% कोई सही नहीं हो सकता। हमें पहले 80 to 90% स्कोर पे जाना होगा कि 80% स्कोर कर सके, फिर उसके आगे हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे अपने आप को। कोई भी चीज है, सीढ़ी पहली चढ़ी जाती है, पहली बार में ही 10वीं सीढ़ी कोई नहीं चढ़ता है, एक एक सीढ़ियां करके चढ़ते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करना है अभी स्ट्रेटेजी या अपने प्रिपरेशन के दौरान, तो ये है स्टडिंग एग्जाम सेपरेटली। दोनों को मैंने कहा ना, दोनों में अलग अलग जाके जो 70% कॉमन पोर्शन है उसको आप 70% का इधर भी टाइम दे रहे हो, बराबर से इधर भी दे रहे हो। अगर दोनों एग्जाम को अलग अलग लेके जा रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, क्योंकि ये समय जो है ये वेस्टेज में है। वही चीज यहाँ भी पढ़ रहे हो, वही चीज यहाँ भी पढ़ रहे हो, भाई एक को इकट्ठा दोनों को कंबाइन कंबाइन करके पढ़ लो, तो 70% पार्ट आपका हो जाएगा आधे समय में। आधा क्यों, 5 घंटा इधर लगा रहे हो, 5 घंटे इधर लगा रहे हो, 10 घंटे हो रहे हैं। 5 घंटे में अगर साथ में ही लेके चलोगे दोनों को स्ट्रेटेजाइज करके, तो 5 से 6 घंटे हो सकता है, लेकिन 10 घंटे आपके नहीं वेस्ट होंगे। नेक्स्ट, इग्नोरिंग बेसिक्स। बेसिक्स को तो कभी इग्नोर नहीं करना है, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट हो कभी भी बेसिक्स को बाईपास नहीं करना है। बिना बेसिक्स के कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि हायर लेवल क्वेश्चंस हर जगह नहीं, हमेशा बेसिक्स जो है वो काम करते हैं। नेक्स्ट, ओवर फोकसिंग ओनली ऑन ड्राइंग। एक ही सेक्शन पे ओवर फोकस्ड हो जाना, चाहे वो आपके मैथ्स एप्टीट्यूड का सेक्शन हो या फिर ड्राइंग का सेक्शन हो, किसी एक चीज पे अगर फोकस हो गए, उसमें भी ड्राइंग में भी जैसे कई पर्टिकुलर पार्ट्स हैं, तो कोई एक जो मजेदार लगता हो, आपको अच्छा लगता हो, आप उस पर फोकस्ड हो गए, तो पूरी तरह से आपने क्या किया, अपना टाइम वेस्ट किया। नेक्स्ट, स्किपिंग मॉक एनालिसिस। अब मॉक आपने दिया, फिर आपने कहा चलो बाद में एनालिसिस करेंगे, इसको देखेंगे, बाद में देखेंगे, होता रहेगा, फिर छोड़ दिया। 2 दिन बाद कहे कि चलो हम नया मॉक देंगे उसमें। तो इस तरह से करके आप अपने आप को ही वीक बना रहे हैं, अपने आप को ही एक कह रहे हैं कि सेटबैक तैयार कर रहे हैं अपने लिए। नेक्स्ट, लास्ट मिनट जीके प्रिपरेशन जो है ये हमेशा काम आती है, कि जीके के लिए जो भी बेटर हो, जैसे कहीं स्पीड फॉलो करते हैं, कहीं कुछ फॉलो करते हैं, कहीं वीडियोस, जैसे करंट अफेयर्स के वीडियोस अभी हमारे यहाँ आते रहते हैं, तो करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं, ये सब देखेंगे तो इससे क्या है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए नई और अच्छी चीजें मिलेगी। और फाइनल टिप्स के तौर पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो अपनी कंसिस्टेंसी जो है वो बना के रखना होगा, क्योंकि अब एग्जाम पास है। सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो इसी समय होते हैं, एग्जाम के समय में। तो अपनी कंसिस्टेंट जो पोजीशन है वो बना के रखेंगे कि आप कंसिस्टेंट रहें पूरी तरह से, एंड परफेक्शन की ओर नहीं जाना है, ना ही किसी तरह मॉल्ड होना है किसी भी
डायरेक्शन में, गलत डायरेक्शन में, या कोई ऐसे डायरेक्शन में कि अब अगर आपको आपके डेडिकेशन को कोई हॉल्ट करे, रोकने का प्रयास करे, तो ऐसा भी नहीं करना है। आपको पूरी तरह से डेडिकेटेड काम करना है। नेक्स्ट, डेली प्रैक्टिस करना है। बिना प्रैक्टिस के कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ने को कितना भी पढ़ लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं है तो वो आपके काम नहीं आएगा। चाहे भले ही 1 घंटे की प्रैक्टिस करो। वो चांदनी चौक टू चाइना एक पिक्चर आपने देखी होगी, तो उसके अंदर वो कहता है ना कि 1,000 चीजें एक एक बार प्रैक्टिस की आपने, और एक चीज 1,000 बार प्रैक्टिस की, तो वही आपको काम में आएगी और लास्ट में वही काम में आता है। तो ऐसे ही होता है कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा चीजों की, उतना बेटर रहेगा और आगे उतना काम में आएगा वो आपके। फोकस ऑन कंसेप्ट नॉट शॉर्टकट्स। हमेशा शॉर्टकट्स काम नहीं आते। शॉर्टकट्स के कुछ दायरे होते हैं, लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन जो कंसेप्ट होती है उसकी कोई दायरे, कोई लिमिटेशन नहीं है, वो हमेशा वैसे ही चलेगी। तो पहले कंसेप्ट पे फोकस करो। कंसेप्ट पे फोकस करने के बाद फिर उनके शॉर्टकट्स जो होते हैं वो आप बनाएं कि शॉर्टकट्स क्या होते हैं इनके। बिलीव इन स्किल बिल्डिंग। अपने स्किल बिल्डिंग में करो। स्किल बिल्डिंग करो मतलब कि अपने स्किल्स जो है वो बेटर करो, प्रॉपर करो, है ना। नेक्स्ट, एक सिंपल बात बताऊं तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं, इनको फोकस कर रहे हो अगर आप, तो मल्टीपल वे में जाने की जगह वे ऐसा चूज करो जो दोनों के लिए अच्छा हो। मतलब दोनों तरफ आप कंफर्टेबल जोन में जाके बढ़ सकें और कंफर्टेबली सारे काम कर सकें। तो ये चीज है स्ट्रेटेजी हमारी तरफ से कि आप लास्ट मिनट स्ट्रेटजीज ऐसी फॉलो करें और हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। चीजों को देख के कभी भी लोड नहीं लेना है किसी चीज का। जो चीज नहीं बनती है उस पर वर्क करो। देखो, अगर मन मार के बैठेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज नहीं बनेगी। जैसे मुझे समुद्र क्रॉस करना है, समंदर क्रॉस करना है या कोई नदी क्रॉस करना है, तो मैं अगर वहीं नदी के किनारे बैठ जाऊंगा तो वो क्रॉस नहीं होगी। उसके लिए मुझे प्रयास करना पड़ेगा, है ना। लास्ट मिनट में आ गए हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों कि थोड़ा चीजों को लेके फ्रस्ट्रेटेड होंगे, माइंड में थोड़ा स्ट्रेस होगा चीजों को लेके कि कैसे होगा, क्या होगा। भाई देखो, स्ट्रेस लोगे, सोचोगे तो उससे हो तो जाएगा नहीं। होगा तब जब कुछ करोगे। तो उससे अच्छा जो समय बचा हुआ है उसमें कुछ कर लिया जाए, हो सकता है बेटर हो जाए। मैंने कई बार ऐसे एग्जाम्पल सुने हैं कि कुछ कम समय में ही उन्होंने एक अच्छा स्कोर किया और एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचे। तो आपको भी सिर्फ इस पे फोकस करना है। हर चीज पे आप ये नहीं कह सकते कि नहीं अब स्थिति हमारी खराब हो चुकी है, अब छोड़ देना ही सही है। छोड़ना कभी भी किसी चीज से क्विट करना उसका सोल्यूशन नहीं होता। उसका सोल्यूशन ढूंढना। जो भी प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम को कभी भी दरकिनार नहीं करना है, प्रॉब्लम से कभी भागना नहीं है, है ना। प्रॉब्लम से क्या करना है, फाइट करना है जहां तक हो सके। कभी भी क्विट करने की नहीं सोचना है। क्विट किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता है। सोल्यूशन क्या होता है कि उसके साथ फाइट करके फिर अपने आप को एक बेटर पोजीशन तैयार करें और दें। ये होता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये स्ट्रेटजी आप अपने माइंड में बैठा के और कूल माइंड होके पढ़ें बिना स्ट्रेस लिए हुए। बाकी अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है या कोई और टॉपिक आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं नीचे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।